अरूज दुल्हन बनी बेहद खुश थी क्योंकि उसकी शादी उसकी मोहब्बत से हो रही थी। उसके खालाजाद फैसल के साथ उसकी बचपन से बात तय थी और अब तो फैसल की नौकरी भी लग चुकी थी और बहुत अच्छी कंपनी में लगी थी। फैसल और अरूज का ताल्लुक मसवतिक घराने से था। दोनों ही खुशहाल थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत करते थे। जब बारात आई तो अरूज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फैसल की सारी कही हुई बातें और वादे उसे याद आने लगे क्योंकि अब वादों को निभाने का वक्त आ चुका था। कहता था कि ये कंपनी मेरी तरक्की की पहली सीढ़ी है, मेरी मंजिल कभी नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि बैरून मुल्क में जॉब करूं और तुम्हें भी वहां लेकर चला जाऊं। हमारी जिंदगी की तंगियां देख लेना मैं किस तरह से खत्म करता हूँ। वैसे यूं तो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन ख्वाब बहुत ऊंचे दिखता था। कभी कभी तो अरूज कहती, बस कर दो, बाज आ जाओ ख्वाब की दुनिया से। चांदनी रात में दोनों ही सेहन की चारपाई पे बैठे होते थे। वालिदैन की तरफ से कोई खास पाबंदी नहीं थी, इसलिए हफ्ते में 2 बार फैसल अरूज के घर पे आ जाया करता था। खाना भी यहीं खाता था। फिर दोनों काफी देर से हिंद की चारपाई पे बैठे एक दूसरे के साथ गुजरने वाली जिंदगी की हसीन ख्वाब देखते रहे। अरूज की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा नहीं थी और वो फैसल के साथ हर किस्म के हालात के साथ गुजारा कर सकती थी। फैसल जब भी अरूज को मोटरसाइकिल पर कहीं लेकर जाता तो महंगी महंगी गाड़ियां दिखाता है कि ये देख रही हो, ये इस वक्त 50 लाख की है और मेरा ख्वाब है कि मैं ये गाड़ी खरीदूं। अरूज उसकी बात सुनकर हंसने लगती। मोटरसाइकिल भी ठीक है फैसल, मुझे तो तुम्हारी बाइक पर बैठकर ज्यादा मजा आता है। तुम भी ना अरूज हमेशा छोटे छोटे ख्वाब देखना। अरे भाई बड़े ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखोगी तो बहुत मजा आएगा। फैसल मैंने सिर्फ बीए किया है, तुम्हारी तरह बिजनेस में एमए नहीं किया और ना ही मुझे जॉब करनी है। मुझे तो बस तुम्हारा घर संभालना है और तुमसे प्यार करना है। खाली पेट इश्क भी अच्छा नहीं लगता जाने मन। अरूज हंसने लगी। इश्क का मजा तो खाली पेट ही आता है, तभी तो पता चलता है कि हम एक दूसरे के साथ कितने मुखलिस हैं। कैसे कहने लगा कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे मेरी आंखों में देखो वो ख्वाब जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तुम वही छोटी छोटी ख्वाहिशात बाग में तितलियों के पीछे भागने की। अरे ये कोई ख्वाहिशात होती है? यही तो 80% लड़कियां ऐसे ही ख्वाब देखती हैं, जुगनू को अपने हाथ में छुपा लेने के ख्वाब। बाइक चलाते हुए फैसल के सर पे थपकी लगा के अरूज ने ये बात कही। हाँ शायद इसीलिए क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, मुझे आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। मैं 2-2-5 बनाने के ख्वाब देखता हूँ। बाहर नौकरी रखी तो फैसल को ही शादी की जल्दी भी मच गई। उसे भी जॉब करते हुए 6 महीने ही गुजरे थे कि फैसल ने कहा कि उसे शादी करनी है। हालांकि अरूज की वालदा का ख्याल था कि 1-1.5 साल फैसल जम के काम कर ले, लेकिन फैसल की जल्दबाजी ने सबको ही हार मानने पर मजबूर कर दिया। बारात आई तो अरूज की सहेलियां ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। तुम्हारे दिल में तो आज लड्डू फूट रहे होंगे, जाहिर सी बात है। मनपसंद मियाँ जो मिल रहा है उसकी सारी सहेलियां उसे तंग कर रही थी। बहरहाल कुछ ही देर में मौलाना साहब आए, इजाब कबूल हुआ, दस्तखत हुए। अरूज फैसल के नाम हो चुकी थी। दिल में गुदगुदाने वाले जज्बात उसे मुस्कुराने पर मजबूर करने लगे। फैसल की संगत का सोच के दिल को कुछ कुछ होने लगा। रुखसती का वक्त भी आ गया। जब अरूज को फैसल के बराबर में बिठाया गया तो उसकी सरगोशियां अरूज का दिल धड़काने के लिए काफी थी। रुखसती के वक्त चाक के भी अरूज की आंख में एक आंसू नहीं आ पाया। पिया मिलन की खुशी घर वालों की जुदाई से ज्यादा अहम थी। बहरहाल जैसे ही वो रुखसत हुई फैसल कहने लगा कि मैं आप सब लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। अभी वो अपनी खाला के घर ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। सब मेहमान वहाँ हैरत से बैठे थे। फैसल की बात पर अरूज को भी हैरत हुई क्योंकि उसके सरप्राइज का अरूज को भी इल्म नहीं था। कहने लगा मेरे दोस्तों ने मुझे शादी के तोहफे के तौर पर इस्लामाबाद के 2 टिकट दिए और मेरी फ्लाइट ठीक 1 घंटे बाद है, इसलिए शादी की रात मैं इस्लामाबाद में एक ही होटल में गुजारूंगा जहां मेरे दोस्तों ने बुकिंग करवा रखी है। ये सुनकर फैसल की वालदा कहने लगी, भाई ये क्या बात हुई? 4 दिन तो हमें भी अपनी बहू के चाव पूरे करने देते और अभी तो वलीमा भी नहीं हुआ। वो कहने लगा कोई बात नहीं, वलीमा 1 हफ्ते बाद हो जाएगा। वैसे भी मैंने अभी हॉल की बुकिंग नहीं करवाई थी क्योंकि मैं अरूज को सरप्राइज देना चाहता था। अरूज तो सोच भी नहीं सकती थी कि फैसल ने उसके लिए इतना अच्छा हनीमून प्लान कर रखा है कि शादी की रात वो इस्लामाबाद में होगी। उसे अपनी खुशनसीबी पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बाहर फैसल ने उसे कपड़े तक चेंज नहीं करने दिए। उसी और उसी लिबास में अरपुर लेकर उसे इस्लामाबाद की फ्लाइट थी। इस्लामाबाद पहुंचकर अरूज कहने लगी, आपने तो वाकई मुझे सरप्राइज दे दिया। फैसल वो कहने लगा कि अभी तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है, वो तुम्हें और भी पसंद आएगा। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकले काले रंग की करोला सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने उन्हें देखकर ही उनके हाथ से सामान की ट्रॉली पकड़ ली और उसे देखने लगी। फैसल के दोस्त इतने अमीर थे कि उनके लिए गाड़ी तक अरेंज करके दे दी थी। ड्राइवर कहने लगा, आप लोग खैरियत से तो पहुंच गए थे ना? फैसल कहने लगा, फर्स्ट क्लास पहुंचे हैं।
फैसल फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया और अरूज पिछली निस पर बैठ गई। ड्राइवर से फैसल बातचीत करता रहा, जिससे अरूज को ये अंदाजा हुआ कि वो फैसल के किसी दोस्त के घर जा रहे हैं। उसने अपने आप को कुछ अजीब सा महसूस किया, क्योंकि दुल्हन के लिबास में मबलूसी और किसी अजनबी के घर जाना कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा था। बाहर गाड़ी बहुत बड़े बंगले के सामने जाके रुकी। गाड़ी के हॉर्न पर चौकीदार ने दरवाजा खोला। गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। बहुत बड़ा बंगला था। अरूज तो देखकर ही दंग रह गई। फैसल तो अपने ऐसे किसी अमीर दोस्त का जिक्र तक नहीं किया था, हालांकि वो अपनी हर छोटी बात भी उसे बताता था। गाड़ी जैसी पोर्च में खड़ी हुई, एक मुलाजमा ने पिछली नस का दरवाजा खोला और अरूज को नीचे उतारने में मदद की। मुलाजमा के हमरा ही वो अंदर लॉन्च पे दाखिल हुई, जिस पर मुकम्मल तौर पर खाली था। कुछ देर बाद फैसल भी अंदर दाखिल हुआ। अरूज कहने लगी, किसका घर है? फैसल कहने लगा, ये मेरे बॉस का घर है। अरूज परेशान हुई, कहने लगी, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कहने लगा, वो बस अभी पहुंचने वाले होंगे, तुम्हें उनसे मिलवाना था। अरूज कहने लगी, फैसल मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। हम तुम्हारे बॉस के घर में क्यों आए हैं? क्या वो तुम्हारे दोस्त भी हैं? तुम तो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में किसी होटल में ठहरेंगे। मैंने कहने लगा, बहुत सवाल करती हो, तुम यहाँ बैठ जाओ लॉन्च में। वो लॉन्च के सोफे पे बैठ गई। मुलाजमा ने उसके आगे जूस पेश किया। फैसल कहने लगा, ये पियो। घूंट अरूज ने जूस पिया। फिर बाहर से हॉर्न की आवाज आई। कुछ देर बाद एक सूटेड फूटेड नौजवान अंदर दाखिल हुआ, जो पेंट कोट में मफलूस था। काफी मखरूर लग रहा था, माथे पर बल थे। अंदर आते ही उसने एक भरपूर नजर अरूज पे डाली। फैसल फौरन से खड़ा होकर उनसे सलाम करने लगा। शाहमी, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी कजन है। शामी ने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाल रखे थे। उसने अरूज को देखा, फिर बड़े रूखे से लहजे में कहने लगा, तुमने इसे सब समझा तो दिया है ना, इसे क्या करना है? ये सुनकर अरूज को कुछ हैरत हुई। फैसल के बोल को बराबर में जाके खड़ी होगी। फैसल कहने लगा, नहीं, अभी मैंने किसी बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप बेफिक्र हैं। अभी बात यहाँ तक पहुंची थी जब वो शख्स चलाए। ओ यू शट अप, मैंने कहा था ना कि मुझे कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। अरूज उसकी दाल पर सहम गई। फिर फैसल का हाथ उसने पकड़ लिया। फैसल ने कहा, सर आप बस मुझे 10 मिनट दिए। शामी ने गहरी सांसी। कहने लगा, वो सामने कमरा है, उसे बता दो कि उसे क्या करना है। अरूज अभी तक फटी पटी आंखों से उस नौजवान को देख रही थी, जो बेहद घमंडी लग रहा था। फैसल उसे कमरे में ले गया। अरूज कहने लगी, फैसल ये सब क्या है? कौन है ये शख्स? और मुझे तुम यहाँ क्यों लाए? और क्या बोले जा रहे हैं? क्या समझना है मुझे? अरूज तो जैसे फट पड़ी। मेरी बात सुनो। देखो अरूज, इस वक्त मुझे तुम्हारी बेहद मदद की जरूरत है। मुझे ये मौका बार बार नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बताए बगैर हामी भर ली थी। देखो, सिर्फ 1 साल की बात है। अरूज अभी भी हर बात से अनजान थी। बिल्कुल वो कहने लगी, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। वो कहने लगा, मेरे बॉस मुझे बाहर की कंपनी में बहुत अच्छी जॉब लगवा के दे सकते हैं। हमारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। अरूज कहने लगी, मैं अभी भी तुम्हारी बात नहीं समझ रही हूँ। वो कहने लगा, बदले में तुम्हें सर का बच्चा पैदा करना होगा। ये सुन के अरूज का तो दिमाग ही चकरा के रह गया। वो कहने लगी, फैसल तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम होश में हो? तुम मुझसे क्या कह रहे हो? वो कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम्हें नहीं पता, सर मुझे बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार हैं, और जब तुम उनके बच्चा पैदा करोगी तो तुम्हें पूरा 1 करोड़ देंगे। हमारे दिन बदल जाएंगे और ऐसा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अरूज अपना हाथ फैसल के हाथ से खींचा। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब तो नहीं हो गया? तुम होश में तो हो? तुम मुझसे क्या कह रहे हो? फैसल, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं भला किसी और का बच्चा क्यों पैदा करने लगी? फैसल कहने लगा, मेरी तो फ्लाइट भी कंफर्म हो गई है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें तलाक देनी होगी। और तुम्हारा साथ कौन रहेगा? अल्फाज थे या कोई कयामत जो अरूज पे टूटी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? फैसल, तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। फैसल कहने लगा, तुम अब इस मोहब्बत का इम्तिहान भी तो देना होगा ना। अरूज, देखो ये मौका मुझे बार बार नहीं मिल सकता। जब मैं 1 साल के बाद वापस आऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। सर के साथ मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो तुम्हें तलाक दे देंगे। उन्हें सिर्फ औलाद चाहिए। उनकी पहले से बीवी है, लेकिन वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। वो 5 है और उन्हें औलाद चाहिए। अरूज कहने लगा, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया, तो किया कैसे? मैं ऐसा निकाह नहीं करूंगी और ना तुम मुझे छोड़ोगे। फैसल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैं क्यों किसी और से शादी करूं? क्यों किसी और की औलाद पैदा करूं? फैसल कहने लगा, देखो मैंने तुमसे शादी जरूर करूंगा, एक बार मेरे दिन बदलने दो। नहीं गुजरती मुझे ये तंगी वाली जिंदगी, बड़ी मुश्किल से ये सौदा हुआ है और मैं मुकर नहीं सकता, वरना मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी। अरूज रोने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हारे लिए कोई डील हूँ क्या? कोई बकाऊ चीज हूँ जिसका तुमने सौदा कर दिया है? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। वो फैसल के पीछे हटी।
दी बहुत गुस्से में थी। देखो, ज्यादा शोर मचाने और तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो तो फिर मेरी बात भी मानो। इस वक्त मैं मुश्किल में हो, नहीं गुजरती मुझे गरीबों वाली जिंदगी। मुझे ऐशो इशरत करने का ये मौका मिल रहा है, और जब मैं तुम्हें 1 साल बाद अपना लूंगा तो तुम्हें मसला क्या है? हम दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। अरूज नफी में सर हिला रही थी, रोई जा रही थी। वो नहीं फैसल, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को भी कबूल नहीं कर सकती। मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखे हैं। तुम नहीं जानते, लड़कियां बहुत हसास होती हैं, अपनी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक लम्हा भी इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। तुम मुझे 1 साल का कह रहे हो? फैसल, मेरे साथ तुमने इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते हो। अरूज ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। वो रोई जा रही थी। पागल मत बना करो, सब कुछ पहले से तय हो चुका है। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। उस शख्स की आवाज गूंजी, फैसल, कितना वक्त लगेगा तुम्हें? मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मैंने बहुत पैसा खर्च किया है तुम पे, सिर्फ तुम्हारा एग्रीमेंट पर। मत भूलो कि तुमने एग्रीमेंट के खिलाफ चलने की कोशिश की तो जितनी रकम मैं तुम्हें दे चुका हूँ उससे डबल तुम्हें मुझे अदा करनी होगी। ये सुन के फैसल के साथ साथ अरूज के भी होश उड़ गए। फैसल, तुम कैसे मेरा साथ सौदा कर सकते हो? कैसे मेरी मोहब्बत का सौदा कर सकते हो? कितने में बेचा है तुमने मुझे? वो चिल्लाई थी। ज्यादा शोर मत करो, बस 1 साल की बात है। वैसे भी उसे अपनी बीवी से मोहब्बत है। तुम्हें सिर्फ उसको औलाद चाहिए। खुदा के लिए ये तमाशा मत करो, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये कहकर वो अरूज को कमरे से बाहर ले आया। वो पूरी की पूरी कपकपा रही थी। उसका पूरा वजूद बर्फ की मानंद ठंड पड़ चुका था। ये कैसा मोहब्बत का इम्तिहान था जो फैसल उससे मांग रहा था। वो ज़हनी तौर पर टेंशन में आ चुकी थी। उसने कभी जिंदगी में ये सब कुछ सोचा भी नहीं था कि उसका महबूब कज़न, जिसके साथ वो बचपन से मंसूब है, वो इसका यूं सौदा कर देगा। फैसल ने अपना हाथ अरूज के हाथ से छुड़वाया। सामने मौलाना साहब और कुछ लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में फैसल ने अरूज को तलाक दे दी और वो सिसकियों से रोई जा रही थी। जैसे ही फैसल ने उसे तलाक दी, शामी ने बड़ी तीखी नजर अरूज पे डाली, फिर उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। कहने लगा, निकाह का वक्त कोई तमाशा मत करना। बड़ा सख्त लहजा था। अरूज तो उस शख्स को देखकर अंदर से कांप के रह गई थी। पहली बार उस शख्स को वो जिंदगी में देख रही थी। सारी जिंदगी फैसल के बारे में सोचा था। एकदम से जिंदगी ने एक अजीब सा मोड़ लाकर उसे खड़ा कर दिया था। निकाह हो चुका था, फैसल जा चुका था। वो किसी पत्थर की मूरत की तरह उसी सोफे पे बैठी रही। निकाह हुआ और गवाह भी जा चुके थे। अब उस बहुत बड़े बंगले में सिर्फ वो 2 नफूस थे, एक अरूज और दूसरा शामिर। काफी देर तो वो उसकी रोती हुई लड़की को देखता रह गया। शामिर के लिए भी ये रिश्ता निभाना इतना ही मुश्किल था जितना अरूज के लिए। उसकी शादी को 7 साल गुजर चुके थे और अंजिश का उसने हर जगह इलाज करवाया था। बैरून मुल्क तक लेकर गया, लेकिन वो औलाद पैदा नहीं कर सकती थी। और अंजिश की ये जिद थी कि उसे शामिर का ही बच्चा चाहिए था। शामिर चाहता था कि जिंदगी वो यूं ही गुजार दे। अंजिश की संगत ही काफी थी जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन उसकी जिद्दी तबीयत ने शामिर को उसके ये मजबूर कर दिया था। उसे अरूज से कोई गर्ज नहीं थी सिवाय उसके कि उसका औलाद चाहिए थी। मरे मरे कदम उठाता वो उसके सोफे तक पहुंचा। वो पूरी तरह से नर्वस हो रही थी। कब तक यहाँ बैठ के शोक मनाने का इरादा है तुम्हारा? चलो उठो, कमरे में चलो। वही सख्त लहजा। अरूज की तो रूह ही तक कांप उठी थी। नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। देखिए, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अरूज ने रोते हुए सिसकियां भरते हुए ये बात कही। देखो, मैं पहले ही फैसल को सब कुछ कह चुका हूँ। अगर उसने तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मुझे बच्चा चाहिए और इसके अलावा मुझे तुमसे कोई खर्च नहीं। फैसल को पैसा चाहिए था और मैं उसे दे चुका हूँ। तुम्हारे हक में है भी। मैंने 1 करोड़ रुपए की रकम रखी है, इसलिए मेरा वक्त जाया मत करो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को इस सब के लिए राजी किया है। मेरे लिए भी आसान नहीं है कि अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की के साथ ये सब कुछ करना, लेकिन सब अपनी औलाद की खातिर कर रहा हूँ। अब उनको जायज तरीके से कर रहा हूँ। अरूज रोई जा रही थी। कुछ देर तो शामिर उसे रोता दिखता रहा, लेकिन जब देखा कि वो खुद से खड़ी नहीं हो रही तो उसकी कलाई पकड़ के उसे कमरे में ले गया। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं फिलहाल ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकती। आप ऐसा करें, मुझे मेरे घर छोड़ दे। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। मेरे नजीर ना कल इन पैसों की कोई अहमियत थी और ना आज। पता नहीं मैंने फैसल की बात क्यों मान ली। मैंने क्यों आपसे निकाह कर लिया। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। ये सुनकर शामिर का तो पारा ही हायो। ओ यू शराब लड़की, तुम्हारा वो 2 टके का कज़न मुझसे पैसे ले जा चुका है और अब तो उसका जहाज भी परवास कर चुका होगा। तुम्हें ये तमाशा लगाना था तो पहले लगाती।
मैंने फैसल से कहा ही था कि लड़की से पहले पूछ लो, अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, और ना ये समझो कि ये संगत मेरे लिए कोई अहमियत रखती है। मैं सिर्फ तब तक तुम्हारे करीब रहूंगा जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। बस एक बार मेरा बच्चा तुम्हारे वजूद में आ जाए, उसके बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा, और जब तुम मेरे बच्चे को जन्म दे दोगी इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रोज कहने लगी, आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो सकता है, लेकिन मैं इस कैरेक्टर की लड़की नहीं हूँ, बकाऊ माल नहीं हूँ कि मैं दूसरों के साथ कर सकूं ये सब कुछ। मुझे आपके साथ ऐसा कोई मुआहिदा नहीं करना, खुदा के लिए मुझे बख्श दे। शामीर ने उसके जुड़े हुए हाथ देखे तो उसका और पारा हाई हो गया। तुम शराफत से नहीं मानोगी, फिर तुम्हें अपना कोई दूसरा रूप दिखाऊंगा मैं। वो बेहद गुस्से में था। अरूज को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था, दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। सामने खड़ा शामीर सिर्फ अपने मतलब के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहता था। उसे सिर्फ औलाद चाहिए थी। जब फैसल जैसा शौहर उसे धोखा देकर जा चुका था तो वो किसी और पर क्या भरोसा कर सकती थी। सामने उसके शौहर के अहदे पर फाइज वो शख्स उससे सिर्फ औलाद चाहता था। क्या थी वो? क्या बकाऊ माल थी? ऐसे कोई अपनी जरूरत के लिए इसे इस्तेमाल करे और छोड़ दे। अपनी बहुत बड़ी अहनत उसे महसूस हो रही थी। वो कहने लगी, आप मुझे छोड़ दे, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए आपकी ये धन दौलत, मुझे मेरे घर जाना है। शामिर कहने लगा, उसका मतलब है तुम शराफत से नहीं मानोगी। इतने पैसे मैंने इसलिए नहीं भरे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। और उस कहने लगी, आपको बच्चा ही पैदा करना है तो किसी भी बाजारी औरत के पास चले जाते, कम पैसे में भी वो आपको अच्छा दिल बहला लेती। इस बार उसने भी अपने दिल की कड़वाहट निकाली। शामिर को लगा जैसे उस लड़की ने आहनत का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा हो। ए लड़की, तमीज से बात करो, मैं इस किस्म का मर्द नहीं हूँ जो बाजारी औरतों के पीछे जाए। मुझे एक शरीफ लड़की चाहिए थी क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करना था, वक्त नहीं गुजारना। एक लफ्ज़ वो जमा के बोल रहा था, और मुझे एक नेक औरत से ही बच्चा पैदा चाहिए था जो कि पाक दामन हो, पारसा हो, ताकि मेरे बच्चे की खून में कोई गंदगी शामिल ना हो। आपको क्या लगता है आप जो कर रहे हैं वो ठीक है? औरत अरूज इस बार चिल्लाई थी। आप मुझे सारी जिंदगी अपने पास रखने का इरादा नहीं रखते। सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए आपने ये निकाह किया है। आपको औलाद एक पारसा लड़की की चाहिए और उसके बाद आप उसे छोड़ देंगे। ये आपकी शराफत पर गाली नहीं होगी? क्या आपकी शराफत गराबा कर लेगी, या फिर एक लड़की को उसे बच्चा पैदा करने के लिए बीवी बना रही है? वो कहने लगा, अपनी जबान बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ सच सुनना आसान नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं क्यों ऐसे शख्स का बच्चा पैदा करूँ जो मेरे दिल में कहीं है ही नहीं। शामिर ने कमरे की लाइट बंद की तो अरूज हलक में आके, ये आप क्या कर रही हैं? देखो लड़की, मुझे परेशान ना करो। ये कहकर उसने मध्यम सी रोशनी में अरूज की कलाई पकड़ ली, फिर उसे बेड पर गिरा दिया। वो पूरी तरह से घबराई। देखो मेरे करीब मत आना, ये कहते हुए उसने साइड टेबल से शीशे का गुलदान उठा लिया। अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं ये गुलदान तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। वो हलक के बल चीखी थी कि शामिर इस लड़की को देखकर जी भर के जिद हुआ था। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो खामोशी से उसके साथ ये रिश्ता निभा लेती। इस तरह का कोई भी ड्रामा वो देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। गुस्से से वो पैसे ही पागल हो रहा था। कहने लगा, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। हो क्या चीज तुमसे ज्यादा हसीन मेरी बीवी है। अगर मैं यहाँ आज तुम्हारे पास मौजूद हूँ तो सिर्फ अंजिस की जिद की वजह से हूँ कि उसे बच्चा चाहिए और मेरा ही बच्चा चाहिए। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। जाते जाते कमरे का दरवाजा पूरी जोर से बंद करके गया। उरूज का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। फिर दोबारा से सारी बातें याद आने पे वो फूट फूट के रोने लगी। उसे फैसल भी अब गुस्सा आने लगा था। ये कौन सी मोहब्बत थी? वो तो उसके साथ हर किस्म के हालात में गुजारा करने को तैयार थी। उसे तो ये था कि वो कम भी कमाएगा तो वो अपनी ख्वाहिशत को दबा के गुजारा कर लेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उसे इतने बड़े इम्तिहान में डाल के चला जाएगा, जिस इम्तिहान का नाम शामिर था। पूरी रात अरूज की रोते हुए गुजरी। उसने अलमारी खोल के देखा तो कुछ कपड़े लेडीज भी मौजूद थे। एक सादा लिबास उसने पहन लिया। रोते रोते अपने अरूजी लिबास और जेवरात उतार के रखे। मुंह को भी अच्छी तरीके से धोया। फैसल को शायद वो आखिरी बार रोई थी और बहुत रोई थी। क्या समझता है मैं दोबारा इससे शादी करूंगी? मैं मर के भी उससे शादी नहीं करूंगी। आई हेट यू फैसल।
मैं नफरत करती हूँ तुम जैसे शख्स से जिसने पैसे की खातिर अपनी इज्जत को छोड़ दिया, एक गैर मर्द के हवाले कर दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उरूज का दिमाग काम करना छोड़ गया था, वरना वो शायद कभी भी शामिर से निकाह ना करती। सुबह तक वो सोच चुकी थी कि वो इस घर से चली जाएगी, शामिर से खुला ले लेगी, अपने घर जाएगी। उसके घर वाले यकीनन उसे अपना लेंगे क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। इसी सुबह जब सूरज निकला तो वो अपने कमरे से बाहर आई। पूरे बंगले में सन्नाटा मचा हुआ था। बड़ी खामोशी से वो लॉन्ज का दरवाजा खोल के बाहर निकली, लेकिन सामने गार्ड्स बैठे थे। चौकीदार भी अपनी ड्यूटी पे बैठा था, जाग रहा था। सबने और जब अरूज की तरफ देखने लगा तो कहने लगे, आप अंदर जाएं वरना हम साहब को फोन कर देंगे। वो कहने लगी, खुदा के लिए तुम लोगों के घरों में भी कोई माँ बहन होगी, मुझे भी अपनी बहन समझ के जाने दो। मुझे नहीं रहना इस शख्स के साथ, मुझे अपने घर जाना है, खुदा के लिए मुझे जाने दे दो। लेकिन सब उस शख्स के खरीदे हुए गुलाम थे। और में से एक शख्स ने शामिर को कॉल की। वो अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन जो खबर गार्ड ने सुनाई उसके तन बतन में आग लग गई। फौरन से अपना नाइट सूट में ही उठकर वो बाहर आया। देखा तो गार्ड्स के सामने अरूज हाथ जोड़े बिना समाजत कर रही थी। खुदा के लिए उसे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। उसे बड़ी बेदर्दी से अरूज की गलाई पकड़ ली और अपनी जानिब उसे खींचने लगाई। ये क्या तमाशा लगा रही हो तुम मेरे मुलाजमीन के सामने? मैं बड़ी शराफत से तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ, वरना मेरा दूसरा रूप तुमने देखा नहीं। चलो अंदर। वो उसे घसीटा हुआ अंदर ले गया और कमरे में ले जाके बेड पे फिंगा। कुछ नहीं कर रहा मैं तुम्हारे साथ, समझ आ रही है तुम्हें? चुपचाप यहाँ से तमीज से रहो, वरना अगर मैं गुस्से से पागल हुआ तो तुम्हारा गला घोंट के तुम्हें भी मार भी सकता हूँ। ये सोचकर अरूज डर गई। दरवाजा दोबारा से बड़ी जोर से बंद हुआ और इस बार चाबी से लॉक हुआ। शामिर उसे लॉक करके अपने कमरे में जा चुका था। अजीब पागल लड़की पल्ले पड़ गई है जो ये समझती है जैसे मैं मरा जा रहा हूँ उसके साथ ये रिश्ता कायम करने के लिए। ये मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। पता नहीं किस बात पर इतना कर रही है। बड़े गुस्से से वो मुंह में भरभराता हुआ दोबारा सो चुका था। रोते रोते अरूज भी सो चुकी थी, लेकिन जब आंख खुली तो दिन ढलने पर आ गया था। वो जल्दी से उठ गई। कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो लॉक था। उसने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। कुछ देर बाद एक मुलाजमा ने दरवाजा खोला। हाथ में नाश्ते की ट्रे थी जो उसने सामने सोफे पे रख थी। कहने लगी, बीवी साहिबा नाश्ता कर ले, साहब जी इस वक्त अपने ऑफिस के काम के लिए गई हैं, वो रात को ही वापस आएंगे। दिल ही दिल में अरूज कहने लगी, अल्लाह करे कभी वापस ही ना आए। उसने नाश्ता किया क्योंकि भूख तो बहुत जोर से लग रही थी। कमरे में ही बैठी रही। रात को जब वो शामिर की आवाज सुनाई थी तो वो मुलाजमा से खाना लगा को कह रहा था। अरूज ने बड़ी जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला। ए लड़की, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, दरवाजा आहिस्ता बंद करो। मुझे खबा का शोर शराबा पसंद नहीं है। और हाँ, कल वाला ड्रामा आज रचाने की कोशिश मत करना। मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूँ, तो मेरी मोहब्बत नहीं हो, मेरी मजबूरी हो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अरूज ने खाना तक नहीं खाया था। रात को जब शामिर उसके कमरे में आया तब तक वो नींद की मेडिसिन खा के सो चुकी थी, जो एहतियातन उसने अपने पर्स में रखी थी, क्योंकि अक्सर उसे नींद का ना आने का मसला हो जाता था। और फिलहाल वो जिन हालात से गुजर रही थी, नींद आना तो मुमकिन ही नहीं था। शामिर ने जब उसे सोते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। एक तो पहले ही वो अपना दिल पर जबर कर रहा था, उस पर इस लड़की की हरकतें उसे जिच कर रही थी। अच्छा, तो ये तरीका आजमाया है तुमने अपनी जान छुड़वाने का, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें वैसे भी बख्शने वाला नहीं हूँ, होश में ना सही बेहोशी में ही सही। ये कहकर वो लाइट बंद कर चुका। जब अरूज की आंख खुली तो अपना वजूद टूटा टूटा सा महसूस हुआ, अपने ऊपर एक भारी बोझ सा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शामिर को अपने बहुत करीब देखकर उसके होश उठ के रह गए। वो उसके इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें उसका चेहरा छू रही थी। उसका हाथ अरूज के ऊपर था और जिस हालत में वो लेटा हुआ था ये देखकर और अरूज के 14 तबक रोशन हो गए। जैसे ही उठने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि वो कंफर्टर में ही मौजूद है। उसके यूहर बनाने पर शामिर की आंख खुली। उसे देखकर कहने लगा, क्या हुआ? दवाई का असर खत्म हो गया? इतनी जल्दी? अभी तो आधी रात पड़ी है। खुद को शामिर की गिरफ्त में महसूस करके वो कसमसाई, मुझे नहीं पता था आप इतने घटिया इंसान हो सकते हैं। अरूज को अपनी बेबसी पर रोना आया। मैंने क्या किया है? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। अपना घटियापन तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगा, और वो भी तुम्हारे पूरे होशो हवास पे। ये कहकर वो से मजीद अपने करीब कर चुका था। अरूज की सिसकियां भी उस पर बेअसर थी।
अपना हक वो ले चुका था, लेकिन खुद भी बेहद उलझन का शिकार था। आज तक कभी भी उसने ऐसी जबरदस्ती नहीं की थी जैसे उसे उस लड़की के साथ करनी पड़ी थी। कई बार उसके आंसू शामिर को बेचैन करने लगे, मगर अंजिस की जिद जब उसे याद आने लगी तो उसकी धमकियां भी याद आने लगी, तो फिर सब कुछ भूल गया। कब सारी हदें उसने पार की उसे एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रिश्ता कायम किया फौरन से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा कि जो कुछ उसने किया है शायद ठीक नहीं किया। फिर अपने आप को समझाने लगा कि निकाह तो किया है ना, उसकी बीवी है, उससे जो कुछ किया है वो जायज है, लेकिन दिल की हालत अजीब थी। फिर अंजिस का फोन आने लगा, उसने फोन उठाया। कैसी हो तुम? बड़े बड़े दिल से शामिर ने कहा। कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बगैर? जानते हो मैं बेचैन हूँ, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना शामिर। अंजिस की आवाज में नमी थी। तुम्हारी जिद का नतीजा है, समझी ना? पता नहीं किस मुश्किल में डाल दी है तुमने मुझे। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर किसी और के साथ वक्त गुजारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं। वो अपना गुस्सा निकालने लगा। अंजिस कहने लगी, बस एक बार वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, एक बार तुम्हारा बच्चा दुनिया में आ जाए, फिर हमारी जिंदगी की तमाम महरूमियां खत्म हो जाएंगी। कुछ देर अंजिस से बात करने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। रूश का रो रो के बुरा हाल था। उसने सुबह का नाश्ता तक नहीं करने कमरे से आई थी, ना दोपहर को कुछ खाया। रात को जब शामिर वापस आया तो मुलाजमा ने कहा कि उस लड़की ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस कमरे में बंद है। शामिर का तो पारा ही हाई हो गया। पता नहीं इस लड़की ने मुझे किस मुसीबत में डाल रखा है। वो कमरे में गया तो वो अभी तक सोफे पर बैठी रो रही थी। शामिर ने कमरे का दरवाजा बंद किया। शोर की आवाज पर वो बुरी तरह से चौंक उठी थी। शामिर को देखकर वो खौफजदा हुई। चाहती क्या हो तुम? किस चीज के ड्रामे दिखा रही हो मुझे? मैं तुमसे साफ कह चुका हूँ कि मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, छोड़ दूंगा तुम्हें, नहीं रखूंगा अपने पास। लेकिन अरूज ने कोई जवाब नहीं दिया। अरूज शामिर ने गहरी सांसी सोफे पर आकर उसके बराबर में बैठ के, देखो जितना ये तुम्हारे लिए मुश्किल है ना, उससे कहीं ज्यादा ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, शायद इतनी जितनी तुम फैसल से करती हो। मैं नफरत करती हूँ उससे, दोगला इंसान, धोखेबाज। आई हेट फैसल। ये अरूज फिर से कहने लग गई थी और रोने लगी। और उसे मुझसे मोहब्बत होती तो वो सौदेबाजी ना करता, मेरी नहीं आपके आगे। मुझे नफरत है फैसल से, उन हमों से जब मैंने उसे चाहा। पहली बार उसे लड़की पर तरस आया। वो फूट फूट के रो रही थी। पहली बार शामिर को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल बेकसूर थी, हर बात से अनजान थी। हालांकि वो पहले कह चुका था कि लड़की को सब कुछ बता दो, क्योंकि उसका राजी होना ज्यादा जरूरी था। लेकिन फैसल ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अरूज रो धोकर कहने लगी, आप मेरी परवाह करना छोड़ दें, आपको बच्चा चाहिए, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करें मिस्टर शामिर। आखिर आपने इतने पैसे दिए, आपको अपना सिर्फ बच्चा चाहिए। बताइए आपका दिल बहलाने के लिए अरूज क्या करे? अपने आंसू को बेदर्दी से साफ करके उसने गुस्से से पूछा था। शामिर अपने अंदर कुछ शर्मिंदा सा हुआ। फिलहाल तो कुछ नहीं करो अरूज। उसने नफी में सर हिला दिया। मैं बेफिक्र रहे, मर्दों की नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख लगेगी तो खा लूंगी। ये कहकर वो उठ के बेड के पर लेट गई। कहने लगी, लाइट बंद कर दिया, इसके बाद जो चाहे कर सकते हैं, बल्कि अपनी कोई भी रात जाया मत करें। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस मुसीबत से आजादी हासिल कर लूँ। आपको बच्चा चाहिए, बच्चे के बाद मेरी जान छोड़ दीजिएगा। और रह गई मेरी और फैसल की बात, तो मुझे फैसल से शादी करनी ही नहीं है। मुझे नफरत है उस शख्स से, आप अपने पैसे पूरे करें। ये कहकर वो कंफर्टर में अपना मुंह तक लेकर रोने लगी। शामिर ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे अरूज पर तरस आ रहा था। उसे कंफर्टर उसके मुंह पर से हटाया। इतना भी बेहिस इंसान नहीं हो, चलो कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। पहली बार शामिर का लहजा नरम हुआ। मैंने कहा दिया, जो मुझे भूख नहीं है तो भूख लगेगी तो खा लूंगी। शामिर कमरे से बाहर आया, मुलाजमा से कहने लगा, खाना तैयार करो। उसने खाना एक ट्रे में रख के दे दिया। खाना अंदर शामिर खुद देकर आया। सोफे पर खाना रख के अरूज की कलाई पकड़ी और उसे उठा के सोफा पर बिठाया। यहाँ बैठो, मेरे सामने खाना खाओ। वो कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो रही है, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मुझे अपना आप बिकाऊ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कॉल गर्ल हूँ जिसके साथ आपने 1 साल गुजारने का मुआहिदा किया है और इसकी कीमत उसके मालिक को अदा की है। फैसल ने मुझे एक बेटी इसे कॉल गर्ल बना दिया। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। पहली बार उसके बहते हुए आंसू शामिर ने साफ किए। उसने शामिर का हाथ पीछे झटक गया। उठ के जाने लगी तो शामिर ने उसकी कलाई पकड़ ली। चुपचाप खाना खाओ। कहने लगी, आपकी जरूरी नहीं हूँ कि खाना भी आपकी मर्जी से खाओ। वो कहने लगा, मैं जबरदस्ती खिलाना भी जानता हूँ। ये कहकर उसने नवाला खुद जबरदस्ती रूज के मुंह में डाला। उसे डांट डांट के खाना खिलाया। साथ साथ रो रही थी, साथ साथ खा रही थी। लेकिन इस रात शामिर ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके बाद वो उसके करीब भी नहीं आया। लेकिन 1 महीने बाद रूज की
तबीयत खराब रहने लगी। उसकी बदली हुई कैफियत को देखकर शामिर समझ चुका था, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई, शामिर को पहले ही इस बात का शक हो चुका था। अलबत्ता अरूज बहुत रोई थी। लेडी डॉक्टर ने शामिर से कहा कि आपकी बीवी बहुत कमजोर है, इसका बहुत ख्याल रखिएगा, एक बार अगर बच्चा ज़ाया हो गया तो मसला भी हो सकता है। ये सुनकर शामिर के तो होश ही उड़ गए। बहुत सारा फल और उसकी दवाएं सब कुछ लाकर उसके कमरे में रख दिया और कहने लगे, मैं मुलाजिमा से कहता हूँ तो मैं फ्रेश जूस बना कर दे। वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पीना। ये सुनकर शामिर को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया। चाहती क्या हो तुम? देखो तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा, ओ प्लीज कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को, उसे पैदा करके ही मरूंगी। वैसे मुझे भी अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं। खुदा करे आपके बच्चे की पैदाइश के बाद मैं भी दम तोड़ जाऊं। अपनी आंसू बड़ी बेदर्दी से साफ करते हुए वो कह रही थी। शामिर ने मुलाजमा से कहकर छुरी और प्लेट मंगवाई। अपने सामने सेब काट के अरूज के हाथ में पकड़ाने लगा। तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जब अंजिश को पता चला कि अरूज प्रेग्नेंट है तो बार बार जिद करने लगी, शामिर अब तुम वापस आ जाओ, मुलाजमीन है ना उसे संभालने के लिए, बस अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन जिस तरह से लेडी डॉक्टर ने अरूज की कंडीशन बताई थी, वो मुलाजमीन के हाथों से कभी कुछ नहीं खाती थी। शामिर कहने लगा, देखो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, इसी हर बात पर जिद करना छोड़ दो। डॉक्टर ने साफ कहा है कि लड़की कमजोर है, वो लड़की मुलाजमीन के हाथ से कुछ भी नहीं खाती है। तुम जाहिर सी बात है, ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा ना। अंजिश कहने लगी, क्या मतलब? तुम उसे अपने हाथों से खिलाते हो? शामिर, मैंने सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए कहा था, उस लड़की का ख्याल रखने के लिए नहीं। अरे मरती है तो मरने दो, हमें सिर्फ बच्चा चाहिए। शामिर को पहले अंजिश की खुदगर्जी सोच पर अफसोस हुआ। कहने लगा, इंसान है वो भी, बिल्कुल जीती जागती जैसे तुम हो। क्या मैंने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ ना? फिलहाल तो वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरी खातिर बहुत तकलीफ उठा रही है, मैं ऐसे नौकरों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकता। शामिर की बात सुनकर अंजिश के होश उड़ गए थे। शायद वो और भी बहुत कुछ कहती, लेकिन वो फोन बंद कर चुका था। अंजिश से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शामिर उस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है। इसे बार बार उसे कॉल करने लगी। शामिर कहने लगे, या तो तुम मुझसे ये जिद न करती, अब अगर की है तो फिर मुझे उस लड़की का ख्याल भी रखते दो, क्योंकि वो मेरी औलाद की खातिर तकलीफ उठा रही है। मुझे बार बार फोन करके तंग मत करो अंजिश। शामिर ने अंजिश का फोन उठाना ही छोड़ दिया और उसको उल्टियां बहुत होती थी। जब उसे उल्टी होती तो वो बेहाल सी हो जाती। उसको हाय हाय करता सुनकर शामिर को बेचैनी से होने लगी थी। क्या हुआ है तुम्हें? अभी अभी वो वॉशरूम से बाहर आई थी और निहाल होकर बेड पर बैठ गई थी। शामिर अरूज के बराबर में बैठ के पूछने लगा, जैसे ही उसका हाथ पकड़ने लगा। उसे बुरी तरह से झट आई थी। आपको क्या लग रहा है? आपको बच्चा चाहिए ना? मिल जाएगा। आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे, लेकिन थी वो बहुत ही जिद्दी। अरूज, मुझे तुम्हारी सेहत भी चाहिए, हर बात पे जिद करना अच्छी बात नहीं होती। ये कहकर शामिर कमरे से बाहर चला गया। उसके लिए खुद नींबू पानी बनाया, कमरे में लाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। लो ये पियो। अरूज कहने लगी, मैं ठीक हूँ, पीऊंगी तो फिर से उल्टी हो जाएगी, मुझे नहीं पीना, मैं थक चुकी हूँ। आंखों से आंसू बहने लगे। शामिर ने पहली बार हाथ फैलाकर उसे अपने साथ लगाया। पहली बार ऐसा हुआ था कि अरूज ने भी अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। वो रोने लगी। क्यों वो रो रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा प्लीज चुप कर जाओ। शामिर ने अपने हाथों से घूंट घूंट उसे नींबू पानी पिलाया। काफी हद तक उसकी तबीयत संभल गई थी, वो सो भी गई थी। काफी देर शामिर उसे सोता हुआ चेहरा को देखने लगा। कितना आसान है ना मर्दों को ये कहना कि बच्चा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन ये औरत ही जानती है क्योंकि कितने मराहल से वो गुजरती है, क्या ये कुर्बानियां देती है। अब ये हुआ कि अरूज का जो खाने का जी चाहता बिला तकल्लुफ आमिर से कह देती। एक बार जब रात को उसको उल्टी हुई तो जिसम बिल्कुल बेजान लग रहा था, हाथों पाँव में शदीद दर्द था। वैसे भी 5 महीने गुजर चुके थे। अब उसके पाँव में स्वेलिंग सूजन होने लगी थी। पहले भी डॉक्टर ने कहा था कि जुड़वा बच्चे हैं। ये सन के शामिर कुछ और ही सोचने लगा था। पाँव में दर्द की शिद्दत की वजह से अरूज रोने लगी। शामिर उसके पास आ गया। क्या हुआ है तुम्हें, रो क्यों रही हो? मुझसे नहीं हो रहा है ये सब कुछ, मुझे नहीं लगता कि ये मैं सब कर पाऊंगी। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। मेरे पाँव देखे हैं आपने, सूज के बिल्कुल उबले हुए आलू की तरह हो चुके हैं और मेरा वजूद कितना बुरा लग रहा है। अपने आप को जब देखती हूँ गुस्सा आने लगता है। शामिर कहने लगा, अच्छा लेटो। वो कहने लगी, आपको क्या लगे आपको तो औलाद चाहिए थी, मिल रही है ना, बाद में मैं तो बिल्कुल बेकार सी हो जाऊंगी, मेरा पूरा वजूद फिजिकली तौर पर अजीब और गरीब हो जाएगा। शामिर उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली, अपने आंसू साफ किए और लेट गई। शामिर ने पहली बार उसकी पाँवों को छुआ था। वो पूरी तरह से हड़बड़ाई कि क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं कर रहा, लेटी रहो, बस तुम्हारे पाँव दबा रहा हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मेरे पाँव छोड़ दें। क्यों जरूरत नहीं? मेरे बच्चों की खातिर इतनी तकलीफें उठा रही हो, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखूं।
धीरे धीरे वो उसके पाँव दबा रहा था, पता नहीं कब, लेकिन अरूज सो चुकी थी। खुद भी वो नींद से बेहाल थी, लेकिन उसकी एक हाई पे उठ बैठता था। अरूज, क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी, कुछ नहीं, आप क्यों उठ जाते हैं? करवट बदलने में तकलीफ होती है, सीधा सो सो के थक गई हूँ। बड़ी मुश्किल से अरूज ने 9 महीने गुजारे, लेकिन डॉक्टर ने जब ऑपरेशन का कहा तो वो बहुत खौफसदा हो गई, बिल्कुल गुमसुम। उसे यूं चुप देख के शामिर ने उसके हाथ पर हाथ रखा। क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? छोटा सा तो ऑपरेशन है। अरूज ने तीखी नजरों से उसे देखा। आपको तो छोटा सा ही लगेगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है शामिर। अगर मैं मर गई तो? पहली बार मौत से खौफ आया था, फिर एकदम चुप हो गई। शामिर ने उसका हाथ पकड़ के जरा से दबाया। कुछ नहीं होता तुम्हें। 9वां महीना भी पूरा भी नहीं हुआ था कि जिचकी के दर्द शुरू हो चुके थे। शामिर ही उसे आधी रात को अस्पताल लेकर गया। जब तक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद था, शामिर की जान पे बनी रही। कुछ देर बाद डॉक्टर आई, कहने लगी, आपकी बीवी का बीपी बहुत हाई है, या तो हम बच्चों को बचा सकते हैं या फिर माँ को। ये शामिर के लिए एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान था। 7 साल बाद तो उसे बच्चों की खुशनसीबी भी मिलने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ इस लड़की की जान खतरे में थी, जिसने 9 माह उसकी खातिर उसके बच्चों को पैदा करने के लिए लम्हा लम्हा बड़ी तकलीफ में गुजारा था। शामिर की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, मेरी बीवी को बचाने। ये कह के बेचैन सा होके कर बैठ गया। लेडी डॉक्टर अंदर चली गई। आधे घंटे बाद वापस आई तो लेडी डॉक्टर के चेहरे में मुस्कुराहट थी। कहने लगी, शुक्र है माँ भी बच गई है और बच्चे भी। तो नन्हे मुन्ने ने वजूद नर्स ने लाके शामिर की गोद में डाल दिए। बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे, बेटे थे, लेकिन दोनों ही अरूज की शक्ल थे। शामिर ने सीने से लगा दिया, चूमने लगा, प्यार करने लगा। कुछ देर बाद जब अरूज को होश आया तो वो कमरे में ही थी। अंजिस के फोन पे फोन आ रहे थे कि तलाक दो अरूज को और दोनों बच्चों को लेकर वापस आओ, मुझे अपने बच्चे देखने हैं। लेकिन पहली बार शामिर ने बिना जवाब दिए फोन बंद कर दिया। अरूज को जब होश आया तो नर्स ने उसे बताया कि उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, या तो वो बचती या फिर बच्चे। लेकिन उसके शोहर ने कहा कि उसकी बीवी को बचाया जाए। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि तीनों ही बच गए थे। कुछ कुछ हैरत अरूज को भी हो रही थी। शामिर दोनों बच्चों की कॉट के पास ही था, उन्हें प्यार कर रहा था। जब अरूज को देखा तो उसके पास आ गया, उसके हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए। कैसी हो तुम? लेकिन अरूज ने अपना हाथ खींच लिया। मैं ठीक हूँ, आपने मुझे क्यों बचाया? आपको तो आपके बच्चे बचाने चाहिए थे। कहने लगा, पहले तुम हो फिर मेरे बच्चे हैं। इसकी बात सुनकर बड़े साख्ता अरूज ने उसकी तरफ देखा। कहने लगा, क्या मैं एक बार फिर अपने बच्चों को देख सकती हूँ, उन्हें प्यार कर सकती हूँ? माँ की तरफ थी जो उसके अंदर उठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे क्यों कह रही है अरूज, तुम्हारे ही बच्चे हैं। शामिर ने उसके फोल्डिंग बेड को करीब किया, दोनों बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उसकी गोद में बिठा दिया। वो उन्हें चूमने लगी, सीने से लगाने लगी, फिर रोने लगी। शामिर कहने लगा, रो क्यों रही हो? कहने लगी, क्योंकि मैं उन्हें अपने पास जो नहीं रख सकती। फिर कहने लगा, इससे पकड़ ले वरना मुझे उनके जाने की और भी तकलीफ होगी। शामिर कहने लगा, ये तुम्हारे बच्चे हैं, उन्हें अपने पास रखो, प्यार करो। कहने लगी, हाँ बस कुछ देर के लिए मेरे बच्चे हैं। फिर कहने लगी कि आप उन्हें पकड़ लें। शामिर ने उन्हें पकड़ के कॉट में लटा दिया। आप मुझे तलाक दे दें और प्लीज मुझे मेरे घर भिजवा दे। शामिर उसके पास बैठ गया, उसके आंसू अपने हाथ से साफ करने लगा। इस बार भी उसने हाथ झटक दिया। फिर उसने दोबारा से जबरदस्ती उसकी आंखों से आंसू साफ किए, फिर उसका बाजू पकड़ के उसे अपने साथ लगा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता अरूज, बहुत तकलीफ सही है तुमने मेरी औलाद की खातिर, तुम्हें पल पल तड़पते मैंने देखा है। इतना भी जालिम इंसान नहीं हूँ मैं कि जो लड़की को सिर्फ औलाद की खातिर इतनी तकलीफें उठाई हूँ मैं उसे छोड़ दूँ। तो मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी रहोगी। अपनी जान के साथ लगा के रखूंगा तुम्हें, अलबत्ता एक बच्चा अंजिश को दे दूंगा, एक तुम्हारे पास रहेगा। ये सुनकर अरूज ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और उसे अपने साथ लगा लिया। सिर्फ 3 दिन के लिए वो कराची गया था अपना एक बेटा अंजिश को देने। वो कहने लगी, दूसरा बच्चा कहाँ है? तो तुम तो कह रही थी कि 2 बच्चे हैं और उसको तलाक दे दी है तुमने। देखो उसे 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ दे दो। अंदर ही अंदर अंजिश को पता नहीं कौन कौन सी बात परेशान कर रही थी। शामिर कहने लगा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, जैसे तो मेरी बीवी हो वो भी मेरी बीवी है। तुम्हारी खातिर सड़की ने बहुत तकलीफें सही हैं, मैं उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। ये सुनकर अंजिश कहने लगी, नहीं शामिर तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे दरमियान यही तय हुआ था। वो कहने लगा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, मैं बेहस नहीं हूँ। अंजिश तुम्हारे में बच्चा चाहिए था, मेरा बच्चा चाहिए था, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ भी ज्यादती नहीं करूंगा, लेकिन 1 महीने उसके पास रहूंगा, 1 महीने तुम्हारे पास। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता, इसलिए खुद को भी तुम एक आजमाइश के लिए तैयार रखो। और उस लड़की के लिए भी आजमाइश ली है। अंजिश को रोता छोड़ के वो वापस आ गया था और वो उसे नहीं छोड़ सकता था, ना ही दोनों को एक साथ रखने के हक में था, क्योंकि वो जानता था
कि कोई भी औरत दूसरी औरत को अपने सामने अपने शोहर की बाहों में नहीं देख सकती। फैसल को वैसे भी पैसों से गर्ज थी। उसने तो पलट के अरूज को पूछा तक नहीं था और ना ही अरूज के दिल में अब कहीं फैसल था तो बस शामिर था। वो मासूम बच्ची